प्रोकैरियोटिक सेल में जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने प्रोकैरियोटिक सेल को स्टडी किया था और उसमें हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन पढ़ लिए थे और एक्सटेंशन में हमने पढ़ा था इनवेजिनेशन यानी कि मीजोसोम के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इवेजिनेशन के बारे में। evagination of plasma membrane। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इवेजिनेशन की बात करते हैं। इवेजिनेशन का मतलब है आउटफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटफोल्डिंग है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटसाइड फोल्ड हो जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं इवेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। अब जब इवेजिनेशन होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से तो उससे कुछ स्ट्रक्चर डेवलप होंगे, जिसमें सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है वो है बेसल बॉडी। बेसल बॉडी, और जो बेसल बॉडी है इसको एक नाम और दिया गया है, ऑल्सो कॉल्ड ब्लेफेरो या फिर ब्लीफेरोप्लास्ट। जी शुभम, कहिए क्या डाउट है? और ये जो ब्लीफेरोप्लास्ट है ये क्या करता है? इट गिव्स, ये सीलिया और फ्लैजेला प्रोड्यूस करेगा, सीलिया एंड फ्लैजेला। ये आपका सीलिया और फ्लैजेला प्रोड्यूस करता है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की। बेसल बॉडी के बाद जो सेकंड स्ट्रक्चर आता है वो है सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया एंड फ्लैजेला। तो यदि जो सीलिया और फ्लैजेला की बात करें तो सीलिया और फ्लैजेला में कुछ सिमिलरिटी देखने को मिलती है। सबसे पहले इनकी सिमिलरिटीज देख लेते हैं। सीलिया और फ्लैजेला की यदि सिमिलरिटी देखें तो सिमिलरिटी क्या है? सबसे पहली बात कि ये दोनों के दोनों बेसल बॉडी से डेवलप होते हैं। बोथ अराइजेस फ्रॉम बेसल बॉडी, दोनों बेसल बॉडी से डेवलप होते हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या है इनके अंदर? दूसरी बात ये है कि इनका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है दोनों का सेम होता है, मतलब दोनों एक ही तरह के प्रोटीन से बने हुए हैं। देयर केमिकल कॉम्पोजिशन इज सेम। ठीक है। इसका मतलब है दोनों एक ही तरह के प्रोटीन के बने हैं। मेड अप ऑफ सेम प्रोटीन, और प्रोटीन का नाम याद रखेंगे, प्रोटीन है फ्लैजिलीन प्रोटीन। दोनों के दोनों एक ही तरह के प्रोटीन से बने हैं और वो प्रोटीन है फ्लैजिलीन प्रोटीन। इसके अलावा अगर हम देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि इन दोनों का फंक्शन भी क्या है? सेम है। देयर फंक्शन इज सेम, फंक्शन सेम है, और वो क्या है? वो है लोकोमोशन। दोनों लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। तो ये तो होगा इनकी सिमिलरिटी। अब कुछ डिफरेंस देख लो, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो एक तरफ लिखते हैं हम लोग सीलिया और एक तरफ लिखते हैं फ्लैजेला। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस भी है। डिफरेंस क्या है देखिए,
यदि जो सीलिया की बात करेंगे तो सीलिया जो होते हैं इनकी लेंथ बहुत छोटी होती है, तो ये शॉर्ट होते हैं, वेरी शॉर्ट इन लेंथ, लेंथ में छोटे होते हैं। जबकि फ्लैजिला कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, वेरी लॉन्ग इन लेंथ, ये लेंथ में लॉन्ग होते हैं। सीलिया की यदि बात करोगे तो जो सीलिया हैं ये बहुत कितने होते हैं, ये नंबर में बहुत ज्यादा होते हैं, वेरी हाई इन नंबर। जिसका माइक्रोफोन अनम्यूट है उसको म्यूट रखेंगे। ये नंबर में बहुत ज्यादा होते हैं और कितने होते हैं, लगभग होते हैं 100 सीलिया होते हैं पर सेल। हर एक सेल में लगभग 100 सीलिया के आसपास होते हैं। जबकि जो फ्लैजिला हैं वो बहुत ही थोड़े होते हैं नंबर में, वेरी फ्यू इन नंबर, ये नंबर में बहुत थोड़े होते हैं। जैसे जैसे 1 से 8 फ्लैजिला हो सकते हैं हर एक सेल के अंदर। इसके अलावा जो फ्लैजिला हैं या जो सीलिया हैं, सीलिया सारे सीलिया क्या करते हैं, एक साथ मूवमेंट शो करते हैं। तो ये क्या करेंगे, ये मूवमेंट करेंगे कोऑर्डिनेशन में। तो मूव इन कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि ये एक साथ काम करेंगे, सारे के सारे एक साथ ही मूव करते हैं। जबकि फ्लैजिला क्या करते हैं, ये इंडिपेंडेंट मूवमेंट शो करते हैं, शो इंडिपेंडेंट मूवमेंट, ये इंडिपेंडेंट मूवमेंट शो करते हैं। तो ये डिफरेंस हो गया आपका सीलिया और फ्लैजिला में। और यदि आप इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, सीलिया और फ्लैजिला का स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो स्ट्रक्चर हम आपको पढ़ा चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में, वहां पर जाके आप उस स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सीलिया और फ्लैजिला। तो हमने 2 इवेजिनेशन पढ़ लिए, बेसल बॉडी पढ़ लिया, सीलिया एंड फ्लैजिला पढ़ लिया। अब हम चलते हैं पिल्लाई एंड फिम्बरी के बारे में। तो इसको रब कर देते हैं और अब समझते हैं पिल्लाई एंड फिम्बरी। जी बोलिए। सीलिया और फ्लैजिला सीलिया और फ्लैजिला का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में। देखिएगा कुछ इस तरह से बनवाया था आपको, उसमें हुक देखा जाता है, बताया था ना, ऐसे होता तो है। बनवाया था सर, उसके लिए हाँ आपने लिखवा हाँ रखा था कि फ्लैजिला का बनवा रखा था, वो तो आपने लिखवा ये रखा था। हाँ, तो दोनों के लिए सेम और है उससे वो पहले स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर दोनों के यही लिए सेम है। यही पूछना था। हाँ, स्ट्रक्चर सेम है। बाकी अभी ना हम जब यूकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर हम एक स्ट्रक्चर को और देखेंगे, मतलब सीलिया और फ्लैजिला के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो वहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है। अभी हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में हमने इसमें डिफरेंस देख लिया, सिमिलरिटी देख ली, स्ट्रक्चर हम इसका पहले ही पढ़ चुके हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। यूकैरियोटिक सेल में जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। वो कैसा होता है वो हम यूकैरियोटिक सेल के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट। सीलिया का लास्ट लास्ट फंक्शन क्या पॉइंट, है? हाँ हाँ, सीलिया का लास्ट फंक्शन है मूव इन कोऑर्डिनेशन। मूव इन कोऑर्डिनेशन मतलब ये सारे ना एक साथ कोऑर्डिनेशन में मूवमेंट शो करते हैं, जबकि फ्लैजिला अलग अलग ओके। मूव कर सकता है। चलिए अब हम इसके जो थर्ड पार्ट है उसके बारे में बात करते हैं, इवेजिनेशन का। और वो थर्ड पार्ट है पिल्लाई एंड फिम्बरी, पिल्ली एंड फिम्बरी। तो यदि जो पिल्ली और फिम्बरी की बात करेंगे तो ये भी क्या है, ये भी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इवेजिनेशन से बनते हैं। लेकिन इनका काम ना लोकोमोशन नहीं होता, ये होते हैं अटैचमेंट के लिए। तो सबसे पहली बात क्या है, they are arises due to evagination of
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये दोनों किसके बने हुए हैं? ये दोनों बने होते हैं एक ही तरह के प्रोटीन के। दे बोथ आर made up of they both are made up of one type of protein। एक तरह के प्रोटीन के बने हैं और उसका नाम क्या है? कॉल्ड लिंक। पिलीन प्रोटीन। ये पिलीन प्रोटीन के बने हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं? जो आपका ये है फिम्बरी है या पिल्ली है, ये दोनों अटैचमेंट में हेल्प करेंगे। तो दे आर responsible for attachment of bacteria with substratum। ये सबस्ट्रेटम के साथ बैक्टीरिया को अटैच करेंगे। अब ये आपको पता होना चाहिए सबस्ट्रेटम क्या होता है। सबस्ट्रेटम कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है, कोई स्टोन पत्थर हो सकता है, कोई लकड़ी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जिसके साथ बैक्टीरिया जुड़ा हुआ रहेगा, जिसके ऊपर बैक्टीरिया रहेगा, वो स्ट्रक्चर कहलाता है सबस्ट्रेटम। तो उस सबस्ट्रेटम के साथ बैक्टीरिया को जोड़ के रखेगा। और कौन जोड़ के रखता है? फिम्ब्रे और पिल्ली इसको जोड़ के रखते हैं। इसके अलावा पिल्ली का एक और काम है। पिल्ली responsible for सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन by forming conjugation tube। ये ना कॉन्जुगेशन ट्यूब बना लेता है और उस कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू ये बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। जैसे देखो ये हुआ मेल बैक्टीरिया, तो इससे ना ऐसे एक ट्यूब डेवलप करेगी जो फीमेल बैक्टीरिया के साथ जाके अटैच कर जाएगी और फिर इसका मेल का जेनेटिक मटेरियल का कुछ पार्ट फीमेल में ट्रांसफर हो जाएगा, जिससे एक नई बैक्टीरिया जो है वो प्रोड्यूस होगा, एक डॉटर बैक्टीरिया प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये होता है बैक्टीरिया के अंदर। और ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसको जिस ट्यूब के थ्रू ये हो रहा है, इस ट्यूब को बोलेंगे हम लोग कॉन्जुगेशन ट्यूब। और प्रोसेस कहलाएगा ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्जुगेशन। इस ट्यूब को हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना ये कहलाता है कॉन्जुगेट। ये हो गया मेल बैक्टीरिया और ये हो गया फीमेल बैक्टीरिया। ठीक है जी। तो ये हो गए आपके पिल्ली और फिम्बरी के बारे में हमने बात कर ली। पिल्ली और फिम्बरी के एग्जैक्ट फंक्शन अभी तक किसी को पता नहीं चले हैं, ये डिस्कवर नहीं हुए हैं, फिर भी हम इसमें कुछ आइडिया लगाते हैं। तो इनके फंक्शन हम बोल सकते हैं कि ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, इसके अलावा ये अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, लेकिन एग्जैक्ट फंक्शन क्या है इनका वो अब तक नहीं पता है। अब पिल्ली और फिम्बरी में हमने तो ये सिमिलरिटी देख ली सारी, अब कुछ डिफरेंस भी होते हैं पिल्ली और फिम्बरी के अंदर, तो हम उन डिफरेंस की तरफ चलते हैं। तो पिल्ली और फिम्बरी में थोड़े से डिफरेंस समझ लेते हैं। जैसे ये हो गया पिल्लाई और ये हो गया एक तरफ देखते हैं हम लोग फिम्बरी। इन दोनों में डिफरेंस है। जो पिल्लाई है ये सिर्फ और सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में देखा जाता है, फाउंड ओनली इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में देखा जाता है, जबकि फिम्बरे जो हैं ये दोनों में होते हैं, नेगेटिव में भी और पॉजिटिव में भी।
फाउंड इन बोथ ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये ग्राम नेगेटिव में भी रहेगा और ग्राम पॉजिटिव में भी रहेगा, ठीक है जी। इसके अलावा जो पिल्ली हैं इनका नंबर बहुत कम होता है, ये थोड़े से होते हैं, तो फ्यू इन नंबर, ये बहुत कम होते हैं। कितने हो सकते हैं? एक सेल के अंदर 1 से 4 हो सकते हैं। जबकि जो फिम्बरी हैं, फिम्बरी जो है ये कई सारे होते हैं, दे आर मैनी, ये कई सारे हो सकते हैं, जैसे 1000 हो सकते हैं एक सेल के अंदर। जो पिल्ली हैं ये लार्ज होते हैं, दे आर लॉन्गर, इनकी लेंथ ज्यादा होती है, ठीक है। और लगभग कितने हो सकते हैं ये? 18 से 20 माइक्रोमीटर। जबकि जो फिम्बरी हैं ये शॉर्ट होते हैं, शॉर्टर, और इनकी लेंथ कितनी हो सकती है? 0.5 से 1.5 माइक्रोमीटर। इसके अलावा जो पिल्ली हैं ये ब्रॉड होते हैं, ब्रॉडर होते हैं, वाइडर होते हैं, तो दीज आर ब्रॉडर। जबकि जो फिम्बरी हैं ये कैसे होते हैं? फिम्बरी जो हैं ये नैरोअर होते हैं, नैरोअर है, ठीक है। और जो पिल्ली हैं वो क्या करते हैं? इंडिपेंडेंट मूवमेंट शो करते हैं, जबकि फिम्बरी जो है वो एक साथ मूवमेंट शो करते हैं। ये लास्ट पॉइंट में यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, इसका पिल्ली का। दे शो इंडिपेंडेंट मूवमेंट, ये इंडिपेंडेंट मूवमेंट शो करते हैं। जबकि जो फिम्बरी हैं दे शो मूवमेंट इन कोऑर्डिनेशन, ये कोऑर्डिनेशन में मूवमेंट शो करते हैं, एक साथ मूव करेंगे ये। तो ये हो गया डिफरेंस आपका पिल्ली और फिम्बरी के बीच में। तो इसी के साथ हमने अपना प्रोकैरियोटिक सेल पूरा कंप्लीट कर दिया है। ये हमारा बैक्टीरिया सेल पूरी तरह से खत्म हो गया। अब हम बैक्टीरिया सेल कंप्लीट करने के बाद चलेंगे यूकैरियोटिक सेल के पास। आप ये सारे पॉइंट नोट करें और फिर हम समझते हैं यूकैरियोटिक सेल को। हो गए सर। शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए अब चलते हैं यूकैरियोटिक सेल की तरफ। ओके, अच्छा, बाकी जितने भी हमारे एकेडमिक के साथी हैं यहाँ पर, उन सभी को अपने टेस्ट का सिलेबस पता चल चुका है, तो वो उस पर तैयारी करें और बहुत अच्छे से अपना टेस्ट दें। चलिए अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो जो यूकैरियोटिक सेल है यूकैरियोटिक सेल, इसमें हमारे पास यू का मतलब होता है ट्रू या डिफाइन, और कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो जिनमें डिफाइन न्यूक्लियस देखा जाए उस सेल को बोलते हैं हम लोग यूकैरियोटिक सेल। इसके अंदर आपकी दो सेल आती हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल। दोनों के स्ट्रक्चर आप लोगों ने 9th क्लास में भली भांति बनाए होंगे। अगर जो नहीं बनाए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग एनसीईआरटी में देख सकते हैं। और फिलहाल मैं यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आप लोग यहाँ पर ये स्ट्रक्चर समझेंगे, ठीक है। तो हम यूकैरियोटिक सेल में सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। और एनिमल सेल में जो मोस्ट कॉमन शेप है वो कैसी होती है? स्फेरिकल शेप होती है या राउंड शेप होती है? तो मोस्ट कॉमन शेप है स्फेरिकल या फिर राउंड शेप।
ये शेप एनिमल सेल की सबसे कॉमन शेप है। एनिमल सेल में यदि सबसे बाहर देखा जाए तो सबसे बाहर जो ये लेयर है, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इस तरह से फोल्डिंग हो जाएगी। और ये वेल्लाई की फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है, फिंगर लाइक पोजीशन बना लेगा। इसमें एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में देखा जाता है। यदि जो एनिमल सेल की बात करेंगे तो इसमें क्या रहेगा, न्यूक्लियस सेंटर में रहेगा। और ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जो बाहर दिख रहा है आपको, ये बाहर वाली जो लेयर है ये है आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन। इसके अलावा जो अंदर की तरफ दिखाई दे रही है आपको, ये है इनर मेम्ब्रेन। और इन दोनों के बीच में जो स्पेस दिखाई दे रहा है ये है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और इन तीनों को मिला के बना आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अलावा इसमें आपको ये जो पोर दिखाई दे रहे हैं, these are called nuclear pore। न्यूक्लियर पोर के अलावा इसके अंदर फ्लूइड फिल्ड रहेगा। और जो इसमें फ्लूइड भरा हुआ है ये कहलाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक डार्क स्ट्रक्चर दिखाई देगी, ये कंडेंस जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। ये हो गया न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस से ये कंडेंस फॉर्म में आपको जो क्रोमेटिन दिखाई दे रहा है, जो डीएनए का पार्ट या क्रोमोसोम का पार्ट दिखाई दे रहा है, ये कहलाता है हेटेरोक्रोमेटिन। और इसके अंदर यहाँ ये लूजली पैक जो डीएनए दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग यूक्रोमेटिन। यही वाला फंक्शनल है, फंक्शनल डीएनए यही है, यूक्रोमेटिन। और इन सारी चीजों को मिला के, इन सब को मिला के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इन सारी चीजों को मिला के बोला जाता है न्यूक्लियस।
ये सब मिलके बनाता है आपका न्यूक्लियस। अब जो न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन बाहर की तरफ फोल्ड हो जाएगी, और इसके फोल्ड होने से ऐसे ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनेंगे। और ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हैं, इनमें जो स्ट्रक्चर आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास दिखाई दे रहा है या न्यूक्लियस के पास दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर आपको राइबोसोम दिखाई देंगे। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये कहलाएगा RER। RER का मतलब है रफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम। और जो पोर्शन आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास दिखाई दे रहा है, जिसके ऊपर कोई राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, वो कहलाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम बोलते हैं SER। ठीक है जी। और इस पे जो राइबोसोम है, ये हो गया राइबोसोम। ये कैसा होता है? ये है ATS टाइप राइबोसोम। एक तो हमने कहा दिखाया है आपको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच है। इसके अलावा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर भी राइबोसोम अटैच रहता है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी अटैच रहेगा। और राइबोसोम साइटोप्लाज्म के अंदर भी मूव करता रहेगा। ठीक है जी। अब ये जो हमारा ये स्ट्रक्चर है, क्या कहते हैं इसको? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास एक और कॉम्प्लेक्स देखा जाता है जो रॉ मटेरियल को ट्रांसफर करने और पैकेजिंग वगैरह के काम आएगा। और इस स्ट्रक्चर को, इस पूरे कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं हम लोग गोल्गी कॉम्प्लेक्स या फिर गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है, दिस कंप्लीट एपरेटस इज कॉल्ड गोल्जी कॉम्प्लेक्स या फिर गोल्जी बॉडी या एपरेटस, कुछ भी कह सकते हो आप। इसके अलावा इसमें क्या रहेगा? इसके अलावा एनिमल सेल के अंदर देखा जाएगा पावर हाउस, जो कि एनर्जी का प्रोडक्शन करेगा, ATP बनाएगा। और ये पावर हाउस जो ATP का प्रोडक्शन करेगा, ये कहलाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा। माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा इसमें सुसाइडल बैग देखे जाएंगे, जिनके अंदर एंजाइम फील्ड रहेगा जो डाइजेशन का काम करेंगे। और इन स्ट्रक्चर को बोलते हैं लाइसोसोम या फिर लाइसोसोम भी बोल सकते हैं। ठीक है, लाइसोसोम पढ़ा जाएगा। लाइसोसोम के अलावा इसमें जो फ्लूइड फील्ड है, जेली लाइक फ्लूइड, पूरे में जो ये जेली लाइक फ्लूइड देखा जा रहा है, जो कि सर्कुलर मूवमेंट शो करेगा, इस फ्लूइड को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अलावा इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा
वैक्यूल। वैक्यूल इसमें छोटे छोटे होंगे लेकिन कई सारे होंगे, में रहेगा वैक्यूल। और वैक्यूल के अलावा इसके अंदर देखा जाएगा माइक्रो बॉडीज। ये जो माइक्रो बॉडी है फिलामेंटल स्ट्रक्चर रहेंगी जो इसको सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगी। ये इसका साइटोस्केलेटन बनाती है, ये बनाती हैं सेल का साइटोस्केलेटन। तो दिस इज कॉल्ड साइटोस्केलेटन। ये हो गए साइटोस्केलेटन। ये बना हो सकता है आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स का या माइक्रोफिलामेंट्स का बना हो सकता है, ठीक है। तो ये साइटोस्केलेटन हो गया। ये हो गए आपके माइक्रोविल्लाई, और इसमें कुछ इनकल्जन बॉडी भी देखी जा सकती है। सेल इनकल्जन। और इसके अलावा इसमें रहेंगे आयंस, जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इसके अलावा सोडियम हो गया, क्लोराइड हो गया, ये कुछ आयंस इसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे। तो ये हो गया आपका एनिमल सेल। इस एनिमल सेल को आप लोग ड्रॉ करें, और इसके हमें यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो हर एक पार्ट है जो हमने यहाँ पर एनिमल सेल में मेंशन किया है, वो सारी चीजें हम लोगों को डिस्कस करनी है। यदि आप इसको प्लांट सेल से कंपेयर करोगे तो प्लांट सेल के अंदर क्या होगा, प्लांट सेल में विल्लाई हट जाएगी, प्लांट सेल में सेल वॉल आ जाएगा, प्लांट सेल में एक स्ट्रक्चर और आएगा, इसको बोलेंगे माइक्रोबॉडी, और एक आ जाएगा प्लास्टिड। प्लांट सेल में न्यूक्लियस टर्मिनल की तरफ चला जाएगा क्योंकि उसमें वैक्यूल सिंगल होगा और लार्ज साइज का होगा, ठीक है। ये थोड़ा डिफरेंस रहेगा, तो ये ड्रॉ करें आप। बाकी इसके बाद प्लांट सेल आप लोग ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, कुछ नहीं करना उसमें। प्लांट सेल का जो कॉमन स्ट्रक्चर है, मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर है, वो है हेक्सागोनल। तो प्लांट सेल के लिए आप लोग स्पेस छोड़ेंगे, प्लांट सेल का जो स्ट्रक्चर है वो आप लोग ड्रॉ करेंगे, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाएंगे, और उसके अंदर आप पिट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, उसके अंदर आप सेल वॉल को रिप्रेजेंट करेंगे, न्यूक्लियस को थोड़ा टर्मिनल की तरफ ले जाएंगे, और इसके अलावा उसमें आप वैक्यूल रिप्रेजेंट करेंगे लार्ज साइज का, उसमें आप प्लास्टिड को रिप्रेजेंट करेंगे और माइक्रो बॉडी को रिप्रेजेंट करेंगे। बस ये 5 चीजें उसमें ऐड कर दोगे तो वो क्या हो जाएगी, प्लांट्स हो जाएगी, बाकी चीजें उसके अंदर कॉमन रहेंगी, ठीक है जी। तो एनिमल सेल हमने आपको बता दिया, प्लांट सेल को ड्रॉ करेंगे। जी हर्षित बोलिए। अरे वैक्यूल के पास ये पिंक कलर के ये क्या बने हुए हैं सर, ये राइबोसोम है या और कुछ है? ये तो राइबोसोम है जो हमने यहाँ पर मेंशन करे हैं ना एक जगह पे, उसी तरह से मैंने डॉट सर फॉर्म में वहां बना दिए हैं। राइबोसोम साइटोप्लाज्म में भी रहेगा, राइबोसोम एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के साथ जुड़ा हुआ भी रहेगा, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ भी जुड़ा हुआ रहता है। डन, बन ठीक है गया, सर। स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया सभी ने ये? Yes, sir. यस सर। ओके ओके ओके। चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम प्लांट सेल और एनिमल सेल में थोड़ा डिफरेंस समझ लेते हैं। आप लोग प्लांट सेल का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। यदि आपको कोई भी डाउट रहे उसमें स्ट्रक्चर में कुछ चीज समझ में ना आए तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। मैंने एनिमल सेल के अंदर जितने पार्ट आपको समझाए हैं यही सारे पार्ट आपके प्लांट सेल के अंदर भी रहेंगे। कुछ चीजें उसमें नहीं होंगी, जैसे माइक्रोविलाई नहीं होगा, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो वो डिफरेंस हम लोग आपको अभी करा दें, हम अभी आपको समझा देते हैं, और आप लोग जगह छोड़ दीजिएगा प्लांट सेल के स्ट्रक्चर के लिए, ये आप लोग ड्रॉ करेंगे। तो अब हम बात करते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस समझते हैं। एक तरफ लिखते हैं हम लोग एनिमल सेल,
एक तरफ लिखते हैं हम लोग प्लांट सेल। तो देखिए यदि जो एनिमल सेल की बात करेंगे तो एनिमल सेल के अंदर जो सब बहुत लोअर एनिमल होंगे उनमें ग्लाइकोकैलिक्स देखा जाता है। तो ग्लाइकोकैलिक्स इज present in some lower animal। लोअर एनिमल्स में ग्लाइकोकैलिक्स देखा जाता है, जबकि प्लांट सेल की अगर बात करें तो इनमें ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है, इनमें ग्लाइकोकैलिक्स नहीं होता, एब्सेंट होता है। इसके अलावा जो एनिमल सेल होती हैं, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट रहेगा, सेल वॉल एब्सेंट होगा, जबकि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट रहता है। एनिमल सेल की यदि बात करोगे तो एनिमल सेल में माइक्रोविल्लाई देखा जाता है, माइक्रोविल्लाई प्रेजेंट होता है, जबकि प्लांट सेल में माइक्रोविल्लाई एब्सेंट होता है। अच्छा, एक स्ट्रक्चर और है जो हमने वहां पर ड्रॉ नहीं किया, वो है सेंट्रियोल। ये सिर्फ एनिमल सेल में होता है। तो सेंट्रियोल is present in animal cell। एनिमल सेल में सेंट्रियोल देखा जाता है, जबकि प्लांट सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। इसके अलावा जो एनिमल सेल हैं इनमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट या बोल सकते हैं हम लोग प्लास्टिड इज एब्सेंट, जबकि प्लांट सेल में प्लास्टिड क्या होता है या क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो हमारा एनिमल सेल है इनमें वैक्यूल या तो एब्सेंट रहेंगे और यदि होंगे तो बहुत स्मॉल होंगे, वैक्यूल्स एब्सेंट या फिर वेरी स्मॉल। वैक्यूल एब्सेंट हो गए या बहुत छोटे छोटे होंगे, जबकि प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, लार्ज वैक्यूल होता है और इसमें सिंगल ही होता है वैक्यूल। एनिमल सेल को यदि बात करेंगे तो एनिमल सेल में लाइसोसोम देखे जाते हैं, लाइसोसोम प्रेजेंट। और प्लांट सेल में ना लाइसोसोम नहीं होते, उसकी जगह स्पिरोसोम्स होते हैं। लाइसोसोम एब्सेंट बट स्पिरोसोम आर प्रेजेंट। और स्पिरोसोम का काम सेम होता है, जो काम लाइसोसोम का है वही काम होता है स्पिरोसोम का, लेकिन इनके अंदर क्या होता है, ये स्पिरोसोम के नाम से देखे जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने समझ ली, ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गया, एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है। अब हम लोग प्लांट सेल के सेल वॉल के बारे में पहले बात करेंगे। थोड़ा सा हम लोग अब डिस्कस करते हैं सेल वॉल, और सेल वॉल से शुरू करेंगे और यूकैरियोटिक सेल के सारे ऑर्गेनेली को हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। तो सेल वॉल से शुरुआत करते हैं हम लोग। देखिए, सेल वॉल की यदि बात करें तो सेल वॉल जो है ये किस किस में हो सकता है। यदि मैं बैक्टीरिया की बात करूं, बैक्टीरिया में सेल वॉल देखा जाता है, और बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो किसका बना हुआ है, ये हम पढ़ चुके हैं, ये बना है पेप्टाइडो
ग्लाइकेन का। यदि फंगस की बात करें तो इसके अंदर भी सेल वॉल देखा जाता है, और ये किसका बना होता है? काइटिन का। और यदि प्लांट की बात करें तो प्लांट का जो सेल वॉल है सेल्यूलोज का। वो बना हुआ है किसका? ये बना होता है मेनली सेलुलोज का। तो प्लांट का सेल वॉल सेल्यूलोज से बना हुआ है। ठीक है, तो प्लांट के सेल वॉल की यदि बात करेंगे तो जो सेल वॉल है, प्लांट सेल वॉल, हमने इसका कॉम्पोजिशन देख लिया, ये किसका बना है? सेलुलोज का बना है। और जो इसका सेल वॉल है, इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें तो इसका थिकनेस अलग अलग हो सकता है। और जो सेल वॉल है ये कैसा होता है? ये जो सेल वॉल है ये डेड होता है, लेकिन ये ग्रो कर सकता है। सेल वॉल इज डेड, सेल वॉल डेड है बट इट इज एबल टू ग्रो। सेल वॉल डेड है लेकिन ये ग्रो कर सकता है। इसके अलावा जो ये सेल वॉल है ये लगातार क्या करेगा? ये कुछ सब्सटेंस सिक्रीट करता रहता है। और जो इसका स्ट्रक्चर है सेल वॉल का, वो किससे बना हुआ है? सेल वॉल मेनली बना किससे है? सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। और इसकी यूनिट क्या है सेल्यूलोज की? यूनिट इज फिब्रिल्स। ये सेल्यूलोज के फिब्रिल्स के मिलने से बना है। ठीक है, कैसे बना इसको देखते हैं एक बार हम। देखो इसमें होगा क्या, सबसे पहले ग्लूकोज मॉलिक्यूल है जैसे, तो ग्लूकोज के लगभग 300 मॉलिक्यूल कंबाइन होंगे। तो 3000 मॉलिक्यूल्स कंबाइन, और कंबाइन होके बनाएंगे ये सेल्यूलोज। और जो सेल्यूलोज हैं फिर ये कंबाइन होंगे, इनके कितने? 100 मॉलिक्यूल्स। 100 मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो गए ग्लूकोज के, सॉरी सेल्यूलोज के कंबाइन हुए। और इनके कंबाइन होने से क्या बन गया? इनके कंबाइन होने से बना मिसल। और फिर लगभग 20 से 22 मॉलिक्यूल, 20 to 22 मॉलिक्यूल्स इसके कंबाइन हुए, और इनके कंबाइन होने से बना माइक्रोफिब्रिल। फिर 250 मॉलिक्यूल माइक्रोफिब्रिल के ये कंबाइन होंगे, 250 मॉलिक्यूल्स कंबाइन हुए, और इनके कंबाइन होने से बन गया फिब्रिल। और ये जो फिब्रिल हैं ये क्या करेंगे? थाउजेंड्स मॉलिक्यूल इसके कंबाइन हुए, और इनके कंबाइन होने से बना सेल वॉल। तो सेल वॉल की बेसिक यूनिट क्या होगा? इसकी यूनिट तो हो गई फिब्रिल। और ये किससे बना है? ग्लूकोज से बना। ग्लूकोज से बने सेलुलोज, सेलुलोज से बना मिसल, मिसल से बना माइक्रोफिब्रिल, से बना फिब्रिल, और फिर बना है सेल वॉल। ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट आप याद रखेंगे। और आज हम यहीं तक रखते हैं सेल वॉल तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेल वॉल को कट करके उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखेंगे कि उसमें कितनी लेयर देखी जा रही हैं, और फिर स्टार्ट करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आज शाम को क्लास होगी सर? आज शाम को क्लास नहीं होगी, आप लोगों की वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, ग्रुप में मैसेज कर दूंगा मैं आपके, टेलीग्राम के भी अंदर भी और इसमें भी। ओके, बोलो शुभम, कोई डाउट है? नो